Hello, good morning, students and dear friends. I'm Anil, welcoming you to the Expert Learning at the rate NCRT Career Guidance YouTube channel. Students, today's my lecture is on Science Class 10th, NCRT and State Board syllabus and chapter 1st of the Science Class 10th. So, let me start the lecture of the day. So, dear students and viewers, today's topic is chemical reactions and equations. So, सभी हिंदी भाषी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें बताना चाहते हैं जो कि खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर और सूचना हम देंगे आपको इस वीडियो के अंत में, इसलिए आप लगे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। हमारा ये लेक्चर हम आपको लेके आए हैं आज क्लास 10th की एनसीईआरटी की पहली जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सो लेट मी स्टार्ट दी। सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जो इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो था हमारा साइंस का, उसमें हमने आपका क्लास 10th का पूरा सिलेबस बता दिया था, उस पर डिस्कशन हुआ था। इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर था उस पर भी इंट्रोडक्शन हमने दिया था आपको। तो फुल सिलेबस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कि क्या क्या है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, तो उसके लिए आपको जो पुराना हमारा वीडियो फर्स्ट लेक्चर, अगर आप सर्च करेंगे साइंस प्लस फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर इस चैनल पे, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसको ज़रूर एक बार देखिए और जो बेसिक्स हमने बताए थे फर्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, होल्ड करके नोट कर लीजिए अगर करना है तो। इसके बाद फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे कि आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपको हमने बताया था कि जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, वो हमारे विज्ञान में मेनली दो तरह की हैं, भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं, जिन्हें केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस क्या है, इसको हम अगर समझें तो एक सिंपल डेफिनेशन, it is a process in which one or more substances form new substances। हिंदी माध्यम के लिए यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो जो कि it can't be reversed by the physical method like magnetism, filtration, distillation and evaporation। मतलब कहने का है कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बनाती हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें इन्हें दोबारा फिर से उन्हीं के फॉर्म में परिवर्तन फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता। ये हमारी इसके केमिकल रिएक्शन की परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है। अगर आपको और इससे विस्तार में समझना है, अपने और तरीके से समझना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर उसको और तरीके से समझाएंगे। लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है इसकी डेफिनेशन जानना। ठीक है, आप अपने आसपास देखते होंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको।
इसमें होता क्या है केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में मेनली होता क्या है कि कोई भी पदार्थ होगा जिसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उसमें चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, एंड इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस हो सकता है। तो इस तरह से उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे वो आपको ये जो हमने लिखा है इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें चेंजेस क्या होता है किसी पदार्थ में। अगर हमारी रिएक्शन चल रही है केमिकल रिएक्शन, उसमें चेंजेस क्या है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम फिजिकल मेथड से इन्हें फिर से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। हमारे जो डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं उनका हम आप अपने घर में जब देखेंगे, जो हम दही जमता है, दही का जमना जो है वो कैसे मतलब कि जमता है, किस प्रोसेस से जमता है, ये जो प्रक्रिया है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि दूध को आप रखते हैं, कुछ देर के बाद वह दही बन जाता है। अब आप चाहेंगे कि दही को फिर से हम किसी तरह से फिजिकल मेथड से वापस दूध बना दें, तो क्या ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा। भोजन हम खाते हैं, वो पचता है, भोजन से हमारे प्रोटीन, विटामिन जो भी हमारे ज़रूरत की पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। सांस लेते हैं हम, रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक पदार्थ को हम उसको तोड़ के दूसरे पदार्थ में बदल दे रहे हैं। लोहे में जंग लगना, आप देखते होंगे कि जो खुले में अगर आप किसी आयरन को, लोहे को रख देंगे तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? कुछ समय बाद आप देखेंगे अगर खुले में है यानी हवा के साथ वो क्रिया करके क्या उस पर हो जाता है? जंग लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह के उदाहरण हैं हमारे दैनिक लाइफ में। अब भाई साहब ये जो विक्रिया हो रही है, जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो होते किसके किसके बीच में है? तो जो आपस में मिलके बनाते हैं, जो आपस में हु टेक पार्ट, रिएक्टेंट्स, दो तरह की चीजें इसमें भाग लेती हैं, एक रिएक्टेंट्स, एक प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है? वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, वे पदार्थ जो एक रिएक्शन में भाग लेते हैं, मीन्स द इनिशियल एजेंट्स which are taking parts in a reaction are called the reactants, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? जो रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो बनता है पदार्थ उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एक रिबन का फीता लीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा, आग में रखिएगा तो जलेगा, जलने के बाद देखिएगा उसमें जो है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, MgO, ठीक है। ये Mg और ऑक्सीजन के बीच में आप इसे जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, यानी Mg+O2 और बनेगा क्या? MgO। फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसे अगर हम लिखना चाहें तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि हम उसे साइंस में शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे हम जब स्टडी करते हैं इतनी सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि आप आगे चल के खुद ही देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, उन्हें हम क्या करते हैं, उनको जो पदार्थ होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के एक समीकरण बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभी हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई रिएक्टेंट्स होगा, चाहे वो एक भी हो सकता है, उससे फुट करके नए पदार्थ बन सकते हैं एक से अधिक, ठीक है। या फिर इधर दो से एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके और पदार्थ बना सकते हैं, नए पदार्थ बना सकते हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया हम कराते हैं, जनरली हम बताएं, अभी एक्सप्लेन किए हैं, उससे हम एक फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं, जिन्हें हम
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको प्लस के रूप में लिख लेते हैं हम। जो भी पदार्थ होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स जब क्रिया करते हैं तो क्रिया के बाद जो बनता है उसको तीर के निशान से हम दिखाते हैं कि इसके बाद हमारे पदार्थ जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन जो होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है। ठीक है, और क्या स्टेट होती है। जैसे केमिकल इक्वेशन जब होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो कौन सा पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में अभी हम समझ ले रहे हैं। अभी हम जानेंगे कि इनके फिजिकल स्टेटस में कैसे चेंजेस होता है। जैसे कि जो अभिक्रिया भी कराया था हमने, मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये मैग्नीशियम जो रिबन था वो क्या था, सॉलिड था। ठीक है, ऑक्सीजन क्या था, गैस थी। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आपको मिला, मैंने बताया जब क्रिया करके जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। पी से लिखा है, रिएक्टेंट को आर से लिखा है। तो ये सॉलिड प्राप्त हुआ, यानी कि इनका स्टेट के साथ जब भी हम अभिक्रिया लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो उन पदार्थों के नीचे हम उनकी स्टेट दर्शाते हैं। स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पूरे हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनमें से 3 स्टेट में चीजें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट आज तक अभी रिसर्च हुई हैं। इसके अलावा भी एक हुआ था, लेकिन अभी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे साइंस के पास। तो अभी हम 3 स्टेट्स के बारे में जानेंगे। 3 स्टेट्स में आपको जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट होगा, वो आपको 3 स्टेट्स में ही मिलेंगे। और उनके स्टेट्स कैसे चेंज हो जाते हैं उनके स्टेट्स में, कि कभी सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा मिलके, सॉलिड लिक्विड मिलके। तो इस तरह से हम अभिक्रियाएं देखेंगे। ठीक है, अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उनके स्टेट्स हो गए। आपको अभी हम पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसका बैलेंसिंग करना, जरूरत क्या है इसकी भाई, है इसकी जरूरत क्या है, हम बैलेंस करें तो बहुत जरूरत है इसकी। क्या जरूरत है, क्या इसका रीजंस क्या है, रूल्स क्या है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। छात्रों, आपने क्लास 9th में आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम पढ़ा था, जिसके अनुसार कोई भी पदार्थ अभिक्रिया के बाद neither we created matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। मतलब कि कोई भी पदार्थ क्रिया करने के बाद उससे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। सेम जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, आपके जो तत्व होंगे, परमाणुओं की संख्या हो गया। परमाणु क्या होता है, एटम्स। एटम्स जो आपके होंगे वो जितना रिएक्टेंट्स में होंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले जो पदार्थ मिलते हैं आपस में उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, उन प्रोडक्ट्स को हम उत्पाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इनके स्टेट्स भी लिखना हमें पता होना चाहिए कि स्टेट्स कितनी होती हैं। सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ वन इज not just a state, but it is a solution that is called aqueous। aqueous क्या होता है, aqueous ऐसे विलयन होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। मींस जो हमारा कोई विलयन बनता है कैसे बनता है, कोई सोल्यूबल होता है, ठीक है, सॉल्वेंट होता है, ये मिलके बनाते हैं हमारा aqueous विलयन। ठीक है, aqueous विलयन बनाते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार के विलयन को aqueous विलयन कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। ओके, तो इस तरह से 4 चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, संतुलित करेंगे। तो हम अभी देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हमारे इसमें, इस एक का हमने उदाहरण ले लिया है, ये अभिक्रिया Fe + H2O+
Fe+H2O एंड रिएक्शन के बाद Fe3O4+H2, यानी कि आयरन एंड वाटर ले लिया है। ये क्रिया करके आपस में क्या बना रहे हैं, फेरिक एसिड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो और ऑक्सीजन भी दे रहा है, ठीक है, ये अभिक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या जो एटम्स हैं, इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जो अभिक्रिया होने के पहले यानी रिएक्टेंट्स में और उत्पाद में, प्रोडक्ट में क्या सेम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट थे और टोटल कितने तरह के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एक आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम ही क्या करेंगे, रिएक्टेंट में देखेंगे कि कितने, जैसे Fe के रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट एटम्स हैं। तो एक है, एक एटम है रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट है। अभिकारक है, अभिकारक इन्हें कहते हैं जो किसी समीकरण के जो एरो के पहले होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। तो इसमें एक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है, ठीक है। ये देख लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं कि जो हमारे रिएक्शन है उसके इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में इतने एटम्स हैं, ठीक है। फिर रिएक्शन के बाद का हम देख रहे हैं कि जो Fe है उसमें कितने हैं, 3। ऑक्सीजन है उसके कितने हैं, 4। और हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2 हैं, ओके। सो हम किसी भी इक्वेशन को संतुलित करने के पहले, बैलेंस करने के पहले इनको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि जो चेंजेस होंगे इसमें, जो एटम के हम चेंजेस होंगे वो इन ब्रैकेट्स के बाहर ही हो सकते हैं, इसके अंदर नहीं हो सकते। और अभी हम इनको बैलेंस करेंगे प्लस इनके फिजिकल स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो हमने बताया, आपने देखा जैसे कि Fe में 1 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। अब दोनों को मैच करना है। प्रोडक्ट में जैसा कि अभी जो रूल है वो कहता है कि प्रोडक्ट में उतने ही एटम होंगे जितने की रिएक्टेंट में, किसी भी एलिमेंट के प्रोडक्ट में जितने एटम होंगे उतने ही रिएक्टेंट में होंगे। तो यहाँ आयरन के जो प्रोडक्ट में हमें दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 1 है तो इधर कर दिया, ये हो गया 3, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिख दिया, पूरे 3 कर दिया इसमें, तो मिल गया 3। इसके बाद हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, ओके, तो इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन के 2 ठीक है, लेकिन अभी हम ऑक्सीजन का देखेंगे। तो ऑक्सीजन का इधर 1 है और इधर 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इधर हमें 4 लाना पड़ेगा। इससे जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए 4 लेके आए, यानी कि इसमें गुणा कर दिया हमने 4 का, तो ये हो गया 4 1 4, तो इधर तो ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के चक्कर में हमारा ऑक्सीजन के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 हमने इसमें गुणा किया था तो इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम ला देंगे 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा हमारा उत्पाद में कितना हो जाएगा अपना, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, संतुलित हो गई। अभी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक, अब ये तो एक टिपिकल टाइप का एग्जांपल होगा पूरा समझा के। अभी जो हमने शुरू में किया था अभी कि मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम का रिबन प्लस किसके साथ, किसकी उपस्थिति में जलाया था, ऑक्सीजन के। तो इक्वेशन केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बना था, हमें मिला था, हमें MgO मिला था, इसमें देखेंगे कि क्या इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। अब इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 1 है, इसका मतलब ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। और इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। तो स्केलेटन इक्वेशन को अभी हम उसकी स्टेट के साथ चेंज करेंगे, संतुलित करेंगे। तो ये क्या है, अभी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 1 है ऑक्सीजन और इधर 2 है, तो इसके बैलेंस करने के लिए इसको 2 करेंगे। तो इधर Mg क्या हो गया, Mg ही डिस्टर्ब हो गया,
तो जो उत्पाद का mg भी 2 हो गया, तो हमें यहाँ 2 लिख देंगे। अभी देखिए, अभी बैलेंस्ड है। स्टेट्स लिखेंगे, mg क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होता है, और MgO क्या बन जाता है, राख की तरह बन जाता है। जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो राख बन जाता है, जो जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है हमारा, सॉलिड। इसी तरह जो पहला वाला इक्वेशन हमने किया था, ये था सॉलिड, ये था अपनी वाटर है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या बन गया अपना, ये बन गया आपका सॉलिड। ठीक है, ये है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। तो ये सॉलिड के फॉर्म में ही होता है, और ये है अपनी गैस। ठीक है, इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंसिंग आ गया। क्यों बैलेंस करते हैं ये भी पता हो गया। सो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन, एज नेम से आप समझ रहे, कॉम्बाइन होते हैं। क्या, दो रिएक्टेंट्स अगर हम ले लें A प्लस B, तो ये रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सो जब एक से अधिक दो पदार्थ या दो से अधिक रिएक्टेंट्स अभिकारक मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं, वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन दे आर फॉर्मिंग द H2O, द वाटर। इस तरह की अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। 4 तरह की होती हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे कहते हैं हम अपघटन या विघटित अभिक्रियाएं, जिसमें क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डीकम्पोजिशन होता है इसमें। मीन्स कोई एक पदार्थ होगा, एक रिएक्टेंट होगा जो टूट के एक से अधिक पदार्थ बनाए। यानी कोई पदार्थ है इसमें, ठीक है, ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, अलग अलग हो जाता है, जिसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 तरह से होती हैं। जो ये अपघटन होता है वो 3 तरह से होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिसिस। मीन्स एक तो ऊष्मीय डिकम्पोजिशन, दूसरा है विद्युतीय डिकम्पोजिशन, विद्युतीय अपघटन, थर्मल ऊष्मीय अपघटन, और प्रकाशीय अपघटन। यानी कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है वो प्रकाश, थर्मल यानी हीट की उपस्थिति में हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में अगर हो रहा है रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को गर्म करके उसमें अन्य पदार्थों में विघटित कर रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी तीसरा जो प्रकार है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमने एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें SO4 एक सोल्यूशन है, जिसमें अगर हम 2 रॉड ले लें, आयरन का और कॉपर का, तो जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, एक आयरन ले लिया और कॉपर सल्फेट का एक घोल ले लिया, दैट इज स्टेट्स अगर कहें तो ये सॉलिड है और ये है एक्वस। एक्वस क्यों, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, इसलिए एक्वस कहलाता है।
सोल्यूशन है, सोल्यूशन में मैक्सिमम वाटर ही रहता है। सो इसमें जो अभिक्रिया होती है तो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। इसमें देखिए इससे हटके FeSO4 बन गया, इसके साथ ये विक्रिया कर लिया एंड कॉपर अलग हो गया, कॉपर से सल्फेट अलग हो गया। तो इस तरह की अभिक्रियाएं, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन था अपना कॉपर सल्फेट का, इससे इन्होंने क्या किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो सल्फेट था आपका वो अलग हो गया और नया पदार्थ बन गया क्या, फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, इस तरह से तीसरा केमिकल रिएक्शन मिल गया हमें। अब चौथा रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो नए कंपाउंड्स मिलते हैं यानी प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो बाई द म्यूचुअल आयंस के ट्रांसफॉर्मेशन से होते हैं। इनमें जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया है ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, आपस में क्रिया करके दोनों सोल्यूशन है, दोनों विलयन है, इसके आयन बन गए आपस में क्रिया करके BaSO4, ओके, इसका इससे मिल गया और BaSO4 बन गया, BaSO4 और NaCl। इस तरह से ये क्रिया करके आयंस, जिसमें सिंपल डेफिनेशन है, the new compounds in this type of double displacement reaction, new compounds are formed by the mutual ions transfer. Okay, so this equation is formed. Now I'm closing today's chapter. There are two, three more topics are left in this chapter. 2-3 टॉपिक और बचे हैं जिन्हें हम अगले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा साइंस के चैप्टर फर्स्ट का, उसमें समझेंगे। और हमने जैसा कि वादा किया था आपसे कि इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वो सूचना यह है कि हम अपने अगले लेक्चर से आपको संविधान के एक एक अनुच्छेद और उनकी मुख्य बातों का जिक्र करते करेंगे। और फिर साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश की क्लास है, बेसिक इंग्लिश की क्लास, वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सूचनाएं थी आज की हमारी। ऐसे ही हम आपके लिए नई नई खबर लाते रहेंगे और नए नए क्लास लाते रहेंगे। और अगली जो क्लासें होंगी जो आपका संविधान और इंग्लिश पे, वो किसी क्लास बेस्ड पे नहीं होंगी, आपके हर सिटीजन ऑफ द इंडिया, सभी भारतीय नागरिकों को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। इससे चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक सिटीजन के तौर पे आपको आपके देश में आपकी सरकारों के क्या दायित्व हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, आपके हक क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं जो आप ले सकते हैं, जिसे कोई रोक नहीं सकता, और हमारा संविधान क्या चीज़ है, कब बना, किसने बनाया, ये सारी जानकारियाँ हम अभी शुरू करेंगे। इसकी सीरीज भी शुरू करेंगे हम जल्द ही संविधान की, जिसमें आप एक एक बातें जानेंगे कि संविधान में क्या चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा लेक्चर आज का ओवर होता है। हम इसे समाप्त करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आज हमने पढ़ाया है उसे एक बार देखें और कैसा लगा ये हमारा लेक्चर ज़रूर बताएं, ताकि आगे फिर से क्लास लेने में अच्छा लगे, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों की सजेशन मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को देखें, लाइक करें और कमेंट करके
ज़रूर बताएं अपना सजेशंस, अपनी व्यूज़, ओपिनियंस, जो भी आप कहना चाहें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। बाय बाय।